नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया 1 जुलाई तक क्रिप्टो रिलेटेड FAQs को कर सकता है इशू। की इवेंट से पहले क्रिप्टो करेंसी में देखने मिली गिरावट। बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। यूएस क्रिप्टो बिल सोशल मीडिया पर हुआ लीक। डीफाई और डाउस को कर रहा है टारगेट। बिटकॉइन थीमेटिक ETF इटालियन स्टॉक एक्सचेंज बोर्सा इटालियाना पर हुआ लिस्ट। लेटेस्ट फंडिंग राउंड में क्रिप्टो लेंडिंग फर्म BlockFi की वैल्यूएशन में आई गिरावट। NFT और मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग ने किया फाइल। इंडोनेशियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म Pintu ने जुटाए $130 मिलियन। NFTs और काउंटरफीट स्नीकर्स पर कानूनी लड़ाई में StockX ने नाइके पर किया पलटवार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया 1 जुलाई तक क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन पर क्लैरिफिकेशन का सेट इशू करने वाला है, जो डिजिटल एसेट के लिए टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स यानी TDS के रोल आउट के साथ कोइंसाइड होगा। FAQ के पब्लिश होने से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्रिप्टो टैक्स की रेट और एप्लीकेबिलिटी को क्लैरिफाई करने में मदद मिलेगी। ऐसे में इंडिया 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर एक न्यू 1% TDS लगा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने क्रिप्टो क्लैरिफिकेशंस या अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ द्वारा मच एंटिसिपेटेड क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर से जोड़कर संदर्भित किया है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिन की शुरुआत में की गई सरप्राइज रेट मूव के बाद US इन्फ्लेशन डेटा के आंकड़ों के आने से पहले इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए, जिसकी वजह से मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक की 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक से ट्रेडर्स घबरा गए थे, जो दूसरे सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले आक्रामक रुख को दर्शाता है। जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा गुरुवार को अपने रेट के फैसले की घोषणा की जानी है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कीमतों के दबाव में मामूली कमी के संकेतों के साथ स्थिर रहेगा, जिसे फेडरल रिजर्व को इस महीने के अंत में 50 BPS रेट हाइक के लिए ट्रैक पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह से हायर इन्फ्लेशन रीडिंग से फेड की 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की बातचीत वापस टेबल पर आ सकती है। ऐसे में एनालिटिकल डेटा से पता चला है कि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा $210 मिलियन की टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशंस वाले 72,000 से ज्यादा ट्रेडर्स का लिक्विडेशन किया गया था। इन सबके बीच क्रिप्टो वायर का बेंचमार्क IC15 इंडेक्स हाल ही में नियरली 6% की गिरावट के साथ 38,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। इंडेक्स के सभी 15 कॉइन्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के साथ नीचे फिसलते हुए देखा गया, जिसने पिछले 24 घंटों में नियरली 6% की गिरावट के साथ $29,600 के आसपास ट्रेड किया। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित यूनाइटेड स्टेट्स ड्राफ्ट बिल की एक लीक कॉपी को मंगलवार को ट्विटर पर वायरल होते हुए देखा गया। ये वो बिल है जिस पर सीनेटर सिंथिया ल्यूमिस और किर्स्टेन गिलिब्रैंड भी काम कर रहे हैं। 600 पेजेस का डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर इम्बार्ड कोड वाटरमार्क है, उसने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi, स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस यानी DAOs और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ रेगुलेटर्स के लिए की एरियाज ऑफ कंसर्न पर रोशनी डाली है। डॉक्यूमेंट में लीगल चेंजेस के बीच यह फैक्ट है कि US के बाहर रजिस्टर्ड एंटिटीज को टैक्स पेयर के लिए पर्सनली टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा। इसमें यह भी सुझाव दिया है कि बहुत सी एसेट्स को कमोडिटीज के रूप में क्लासिफाइड किया जाएगा। क्रिप्टो के बारे में कुछ मच नीडेड कंफ्यूजन को दूर करना और क्या वे सिक्योरिटीज है। लीक हुए ड्राफ्ट बिल में नैसेंट क्रिप्टो मार्केट को कानून के दायरे में लाने के लिए स्पष्ट नीतियों का प्रस्ताव है। कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि भले ही लिस्टेड पॉलिसीज सख्त निगरानी को प्रोत्साहित करती है, लेकिन यह केवल एक ड्राफ्ट है। डोजकॉइन के को-फाउंडर बिली मार्कस ने भी लीक हुए बिल पर कमेंट की है और सुझाव दिया है कि नई पॉलिसीज DeFi, DAOs और एनोनिमस प्रोजेक्ट्स पर टफ होगी। मंगलवार की सुबह मिलेनियम कैपिटल द्वारा एक बिटकॉइन थीमेटिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को इटालियन स्टॉक एक्सचेंज
बोर्सा इटालियाना में लिस्ट किया गया था। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF सिक्योरिटीज का एक बास्केट है जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से खरीद या बेच सकते हैं। मेलानियन BTC इक्विटीज यूनिवर्स क्रिप्टो इकोसिस्टम में स्टॉक के अराउंड एक इक्विटी ETF है। ETF का मकसद क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना है। वे बिटकॉइन को इटालियन इंस्टीट्यूशंस और पेंशन प्लान्स के लिए उपलब्ध कराएंगे। मेलानियन कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सिरिल सबागा ने कंफर्म किया है कि ETF ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज के लिए टफ टाइम्स के साइन में क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई ने अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग में अपने वैल्यूएशन को आधे से अधिक देखा है। न्यू जर्सी बेस्ड फर्म पिछले साल मार्च में $3 अरब की वैल्यूएशन की तुलना में $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर फंड्स जुटाने के लिए तैयार थी, जब उसने $350 मिलियन जुटाए थे। क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई, जो रिपोर्टेडली फरवरी में पब्लिक होने की योजना बना रहा था, उसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC और कई स्टेट रेगुलेटर्स को पेनाल्टीज में $100 मिलियन का भुगतान करने के लिए एक जांच में एक समझौते के हिस्से के रूप में सहमति व्यक्त की है कि क्या इसकी हाई यील्ड लेंडिंग प्रोडक्ट सिक्योरिटीज की पेशकश थी। दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स लीग्स में से एक इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी USPTO के सामने 2 फाइलिंग के साथ मेटावर्स में एंट्री की है। इस तरह से ट्रेडमार्क फाइलिंग में क्रिप्टो करेंसीज, NFT मल्टीमीडिया, डिजिटल एसेट का क्रिएशन और सेल की वर्चुअल क्लोथिंग भी शामिल है। इनमें वर्चुअल ऑगमेंटेड एंड मिक्स रियलिटी सॉफ्टवेयर में प्रीमियर लीग ट्रेडमार्क का इस्तेमाल भी शामिल है। प्रीमियर लीग धीरे धीरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी रोब्लॉक्स में एक वर्चुअल लैंड बना रहा है। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे टॉप क्लब्स ने वेलफिन और टेजॉस के साथ एक स्पॉन्सरशिप में एंट्री की है। आर्सेनल ने हाल ही में NFT प्ले टू अर्न गेम लॉन्च करने के लिए उनागी के साथ पार्टनरशिप की है। इंडोनेशियन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पिंटू ने सीरीज B फंडिंग राउंड में $113 मिलियन जुटाए हैं। इस राउंड में इन्वेस्टर्स ने इंट्यूडो वेंचर्स, लाइट स्पीड, नॉर्थ स्टार ग्रुप और पेंटेरा कैपिटल भी शामिल है। ऐसे में स्टार्टअप नई फीचर्स और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ को बनाए रखना चाहता है। फर्म ने पिंटू एकेडमी एजुकेशनल प्रोग्राम में निवेश करने की भी योजना बनाई है, ताकि इन्वेस्टर्स को हेल्दी और सस्टेनेबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए क्रिप्टो के बारे में अपने नॉलेज को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। अप्रैल 2020 में लॉन्च होने के बाद से पिंटू का दावा है कि इंडोनेशिया में उसके ऐप को 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया गया है। इस तरह से फर्म ने 2021 से 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ अपने स्टाफ हेडकाउंट को भी 2 गुना कर दिया है। नाइके के शूज पर बेस नॉन फंजिबल टोकन सीरीज शुरू करने के लिए नाइके ने इसे फरवरी में एक पॉपुलर ऑनलाइन स्नीकर रीसेलर StockX पर मुकदमा दायर किया था। इसने पिछले महीने StockX पर जानबूझकर काउंटरफीट्स सेल करने का आरोप लगाया था, एक ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि StockX का दावा है कि वो अपनी साइट पर बेचे गए जूते को ऑथेंटिकेट्स करता है। ऐसे में अब StockX ने नाइके पर पलटवार किया है। एक कोर्ट फाइलिंग में स्नीकर रीसेलर ने कहा कि नाइके की शिकायत उसके अभी भी बेकार दावों को मजबूत करने के असफल प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है। जब नाइके ने मुकदमा दायर किया था, तब उसने दावा किया था कि NFTs ने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है और ये कस्टमर्स के लिए कंफ्यूजिंग होगा। फिर एक अमेंडेड कंप्लेंट में नाइके ने कहा कि उसने दिसंबर से फरवरी तक 4 जोड़ी काउंटरफीट शूज खरीदे हैं। अनिवार्य रूप से नाइके सवाल कर रहा है कि StockX स्नीकर्स को प्रमाणित करने के लिए NFTs का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जब यह रिलायबली बोल नहीं सकता कि स्नीकर असली है या नकली। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।